Hello, is anybody is there? Hello. Yeah, someone is there. Uh, Please comment in comment box. आगे चला गया यार। अरे आगे। ओके, कुछ लोग आ गए हैं। Uh, Prabhat Rai is watching and Satyam Sahu is watching now. Okay, then I am going to start my session. First of all, नमस्ते। और आप सभी का मैं इस वर्कशॉप के दूसरे दिन स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना बहुत रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ उसे आत्मसात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रही हूँ वो तभी सफल होगा जब आप उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो मुझे भी लगेगा कि मेरे इस वर्कशॉप का, इस सेशन का कुछ मीनिंग है, कोई मतलब है। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले थे कि आज हम आपको वार्म अप बताएंगे। और वार्म अप इसलिए बताएंगे क्योंकि हमने कल आपको बताया था अष्टांग योग, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसका हमने विस्तृत वर्णन किया था। आशा करती हूँ आप सभी को समझ भी आ गया होगा। और आज मैं आसन पे जाती हूँ कि आसन हमें क्यों करना चाहिए, आसन हमारे डेली लाइफस्टाइल में क्यों ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीडी हो गया है। सब घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन आ रखी है कोविड-19 की वजह से। और इसके पहले भी हमने देख रखा है कि ये जो एरा है ये कंप्यूटर एरा या मोबाइल एरा हम कह सकते हैं। इतना ज़्यादा टेक्निकल हो गए हैं हम कि हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दिन भर हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर से छूटते हैं तो हम फ़ोन पे काम करते हैं, तो हम अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है ये हमारी शरीर में ही निवास करती है और स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर में निवास करती है, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें खुद को मजबूत बनाना है, खुद को स्वस्थ बनाना है, ताकि हम एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आसन हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और आसन के क्या फायदे हैं। आपको पता होगा कि आपके आसपास आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोगों को जिनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ अटपटा सा लगता होगा, कुछ गलत लगता होगा कि उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे किसी की का जो आप देखते होंगे शोल्डर, एक शोल्डर डाउन है, एक शोल्डर ऊंचा है। और किसी का आप देखते होंगे कि हिप थोड़ा बाहर को रेज है। किसी का आप देखते होंगे हॉलो बैक आपके सामने दिखता होगा। ये हॉलो बैक ज़्यादा गर्ल्स को दिखता है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं जब एडल्ट होती हैं
तो हमारे समाज में अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है लड़कियों को। तो वो जब बड़ी होते जाती हैं तो वो शर्म के मारे खुद को झुकाते जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो बैक है, आप देखे होंगे उनका ये जो बैक है, बहुत सी लड़कियों का जो बहुत ही झुक के चलने लगती हैं और उनका हॉलो बैक हो जाता है। और जो मैंने अभी कंधे की बात की कि एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा होता है, ये आप मैक्सिमम वॉलीबॉल के प्लेयर्स में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी खिलाड़ी जब होता है और अगर वो गलत पोस्चर धारण करता है, बार बार स्मैश मारने की वजह से उसका एक कंधा डाउन हो जाता है, एक कंधा अप हो जाता है। और जो अभी मैंने बात किया कि जब हिप रेज हो जाता है तो वो स्कॉलियोसिस लॉर्डोसिस की पोजीशन होती है, वो ज़्यादातर हॉकी प्लेयर्स को होती है या घर की महिलाओं को जो झाड़ू पोछा करती हैं, झुक के करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर उनका पोस्चर गलत है तो हिप बाहर को रेज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम, ये सारी बॉडी डिफॉर्मिटीज हैं, ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है और इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको हम आसन और एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको सही कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ फोटो में, आपको समझ में आ जाए कि ये बॉडी डिफॉर्मिटीज क्या हैं। जैसे आप ये देखिए, ये है लॉर्डोसिस की पोजीशन। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इनका जो है, ये देखिए यहाँ पे एस शेप या सी शेप आप कह सकते हैं बना हुआ है। ये इस बॉडी डिफॉर्मिटीज को हम बोलते हैं लॉर्डोसिस की पोजीशन। ये अभी मैंने बताया कि बैक ज्यादा निकल जाता है क्योंकि हम झुक के जब काम ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी आ जाती है बॉडी में। ये मैं अभी बता रही थी हॉलो बैक की सिचुएशन, कि जब हम झुक के काम करते हैं, मतलब कंधे से झुक जाते हैं और हमारा बॉडी पोस्चर सही नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, तो ये पोजीशन आ जाती है। ये है स्कॉलियोसिस की पोजीशन। और अभी जो मैं आपको कंधे की बात कर रही थी कि एक कंधा झुक जाता है, एक कंधा वो हो जाता है, तो ये देखिए आप इसको इस फिगर में देख सकते हैं कि जो आपका बोन है, आप देखिए ये एस शेप में बना हुआ है, ये एस शेप में बना हुआ है। इट मीन्स कि इनको जो है स्कॉलियोसिस है। ये जो फोटो दिखा रही है इसमें, ये नॉर्मल फोटो से डिफरेंट है, एक कंधा झुका हुआ और एक कंधा उठा हुआ है। इस तरह से आप एक और भी बॉडी डिफॉर्मिटीज देख सकते हैं। फ्लैट फुट, ये भी एक बॉडी डिफॉर्मिटी है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। बाकी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं बात कर रही थी आपसे कि बॉडी डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी हैं, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी बॉडी डिफॉर्मिटीज हैं। पहली बॉडी डिफॉर्मिटीज है आपकी काइफोसिस। काइफोसिस मैंने आपको बताया। दूसरी होती है लॉर्डोसिस, वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तीसरी होती है स्कॉलियोसिस और चौथी होती है फ्लैट फुट। पांचवी है बोलेग और छठी है नॉकनी। 3-4 के बारे में मैंने नहीं बताया, मैं उसको भी बताती हूँ आपको कि क्या होती है। बोलेग क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी किसी के जो घुटने होते हैं वो इस आकार में होते हैं, धनुषाकार में होते हैं, है ना। वो आपको दिखेंगे कि बिल्कुल धनुष की तरह हैं। मैक्सिमम फुटबॉल प्लेयर्स में दिख जाती है क्योंकि जब वो किक मारते हैं और गलत किक मारते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स में या बहुत अच्छे प्लेयर में मिलेगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। ये उनमें मिलेगा जिनकी बॉडी जो है, जो पोस्चर वो सही नहीं करते हैं, सही पोस्चर में उठेंगे नहीं, सही पोस्चर में बैठेंगे नहीं, उसकी वजह से वो उसको मतलब हैबिचुअल हो जाता है उनकी लाइफ में, तो ये पोजीशन आती है। तो जो बो लेग होता है, तो दोनों नीज इस कंडीशन में हो जाती हैं, आपके दोनों घुटने इस कंडीशन में हो जाते हैं, तो उसको हम बो लेग की कंडीशन बोलते हैं। दूसरा मैं बात कर रही थी फ्लैट फुट की। जब आप देखेंगे कि हमारा जो फुट है ना, मतलब जो पैर है एग्जैक्टली जो जमीन पे पड़ता है, उसमें अगर आर्क नहीं है, मतलब इस तरह से आर्क नहीं बना है अगर, तो वो भी बॉडी डिफॉर्मिटीज होती है, वो भी एक बीमारी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पोस्चर सही नहीं है, इसकी वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो फ्लैट फुट की वजह से आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि डिफेंस में और पुलिस में इन सब चीज़ों में नहीं लेते हैं वो, जहाँ पे भी फिजिकल, उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अगर आपका फ्लैट फुट है तो आप स्पीड में नहीं दौड़ सकते हैं, आप स्पीड नहीं बना सकते हैं, उसकी वजह से नहीं लिया जाता है कि आप कितने भी एक्टिव होंगे लेकिन आपको ये बॉडी डिफॉर्मिटी है तो आपको नहीं ले सकते हैं। दूसरा मैं बात कर रही थी नॉक नी की, कि नॉक नी की जो कंडीशन होती है, आप देखेंगे बहुत से लोगों जब चलते हैं तो उनका घुटना आपस में टकराता है, नॉक करता है,
है ना। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नॉक नी। जब नी नॉक होती है, जब घुटने आपस में टकराते हैं चलते टाइम, खड़े होते टाइम, तो ये भी एक डिफॉर्मिटी है। ये कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है बॉडी की, ये भी बॉडी की डिफॉर्मिटी है। तो इन सब चीज़ों को हम एक्सरसाइज के थ्रू सही कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये है कि आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, अपने पोस्चर पे ध्यान देना चाहिए कि जब आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो आपको अपने बॉडी पोजीशन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल सब आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो अपनी सर को या गर्दन को फ़ोन की तरफ झुका लेंगे, लेकिन आप ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्यों ना आप फ़ोन ऊपर कर लें, है ना, ताकि आपका जो ये पोस्चर है ये गड़बड़ ना हो। आप फ़ोन ऊपर कर सकते हैं, आप फ़ोन ऊपर करिए और यूज़ कर लीजिए, लेकिन हम में से जनरली सब डाउन कर लेंगे गर्दन बिल्कुल, और फ़ोन यूज़ करेंगे, लैपटॉप यूज़ करेंगे, तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, इससे प्रॉब्लम होती है, उससे आपको गर्दन में प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल आप देख रहे हैं बेसिकली प्रॉब्लम सबको स्पॉन्डिलोसिस का है, और बैक पेन, नी पेन, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड से या फिजिकल एक्सरसाइजेस से कहीं ना कहीं बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम टेक्निकल वर्ल्ड में, हम कंप्यूटर युग में धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं, घुसते क्या जा रहे हैं, घुस चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम इसको दिन प्रतिदिन इग्नोर करते जा रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि ये सब होता क्यों है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पोस्चर, गलत पोस्चर यूज़ करने से, गलत पोस्चर में बैठने से होता है। कई बार ये आपको प्रॉब्लम करता है क्योंकि आपका कभी एक्सीडेंट हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, उसकी वजह से भी आपका पोस्चर गलत हो सकता है कि कभी मुझे कंधे में चोट लग गई एक्सीडेंट के बाद, तो फिर मैं ये कंधा मेरा रिकवर नहीं हो पाता है, शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है, या कोई भी बोन ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो फिर वापस वो उस कंडीशन में हीलिंग उसकी नहीं हो पाती है, और एज ज़्यादा हो तो और भी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है हमें और अवॉइड करना है अपने आप को। सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर हम हैं तो देश सुरक्षित है और सब कुछ सुरक्षित है। तो हमें ये मानना है कि हम एक बहुत ही अनमोल रत्न हैं और हम खुदा की दी हुई बहुत खूबसूरत चीज़ है। जब हम ये सोचेंगे कि बहुत खूबसूरत दिन है, खूबसूरत मैं हूँ, तो मैं अपने आस पड़ोस को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगी अपने थॉट से और अपने एक्शन से, ताकि उन्हें भी ये फील हो कि वो भी खूबसूरत है और उनका समाज भी खूबसूरत है, उनका दिन भी खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगी, यही हमारे साथ आई थी, बाकी सब कुछ यहीं पे रह जाना है। तो मैं बात करती हूँ अब वार्म अप की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ कि जब भी हम वार्म अप या एक्सरसाइज या आसन करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा दिमाग उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे होना चाहिए, या उस पर्टिकुलर उस एक्सरसाइज को आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जैसे अगर आप एब्डोमेन को कम करना चाहते हैं, पेट कम करना चाहते हैं, तो अगर आप पेट कम करने की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपने पेट पर और अपने उस एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करना होगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, वेट लॉस लूज नहीं हो रहा है, मेरा पेट कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सोच कहीं और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो आपको अपना कंसंट्रेशन पूरा का पूरा अपने उस बॉडी पार्ट पे लगाना है जिसकी आप पर्टिकुलर, जिस बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इस ग्रुप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका फैट ज़्यादा होगा और वो ये भी बोलते हैं कि फैट ज़्यादा है मेरा और रिड्यूस नहीं हो रहा है। उनके लिए मैं सबसे अच्छी और अहम बात बताती हूँ कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं के लिए, तो आपको कम से कम 45 मिनट तक एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना होगा। क्योंकि बिफोर 45 मिनट्स आप किसी एक्सरसाइज को ब्रेक कर देते हैं, नहीं करते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके पहले हमारे बॉडी में और भी तो मिनरल्स होते हैं, सिर्फ फैट तो होता नहीं है, और भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसके पहले हमारा जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब चीजें बर्न होती हैं। बिफोर 45 मिनट्स बॉडी की दूसरी एनर्जी, फैट के अलावा जितनी एनर्जी है वो बर्न होती है, ना कि फैट। आफ्टर 45 मिनट्स जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तब आपका फैट बर्न होना शुरू होगा।
तो आपको ज़रूरी क्या है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें तो 45 मिनट से ज़्यादा करें, मतलब आप 1 आवर्स कर ले। लेकिन अगर आपकी जो फिटनेस है आप इसी को मेंटेन करना चाहते हैं, आप फैट रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं, तो आप 20 या 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना आपके लिए बहुत है अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए। तो अगर आपको फैट बर्न करना है तो 45 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। और मेरा तो ये मानना है कि अपने डाइट को भी आप देख करके और बहुत सोच समझ के खाना खाना चाहिए, पीना चाहिए। एज के हिसाब से जब आप 30+, 35+ हो जाते हैं तो थोड़ा सा घी तेल ये सब चीज़ें कम कर देनी चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जो इंडियंस हैं ना, ये हम जो भोजन करते हैं हमारा तरीका बहुत गलत है। जैसे हमें ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। हमें ब्रेकफास्ट एक राजा की तरह लेना चाहिए और लंच राजकुमार की तरह लेना चाहिए, और जो हम डिनर करते हैं वो एक भिखारी की तरह होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इंडियन सभ्यता में, परंपरा में, कि हमारे यहाँ मेहमान आएंगे तो रात में हम छोले भटूरे बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे। और ये बहुत ही गलत हैबिट है हमारी, जिसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेहमान आए तभी, हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि रात में तला भुना ज़्यादा खा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो हमेशा आप ब्रेकफास्ट जब करें तो पूरा एकदम फुल स्टमक करें, ज़्यादा खाएं, लंच थोड़ा कम करें, और रात का डिनर तो बहुत ही कम करें। अगर आप 45+ हो गए तो कोशिश करिए स्किप कर जाइए, दूध पी लीजिए और ब्रेड खा लीजिए और स्किप कर जाइए। अपने फिटनेस के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं बात कर रही हूँ वार्म अप की। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बॉडी वार्म अप नहीं करेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं उसमें कहीं भी पेन हो सकता है, आप इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए बॉडी वार्म अप की जाती है। से ना बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा तो आप कोई भी एक्सरसाइज आराम, और कहीं आपको पेन नहीं होगा। तो अगर हम जैसे हमने देखा होगा कि जब हम लोहे को बहुत गर्म कर देते हैं तो उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हो जाता है ना, उसकी जो रिजिड जितना होता है वो उसका कम हो जाता है। तो उसको हम आराम से फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ा सकते हैं और किसी भी शेप में दे सकते हैं। सेम वही बॉडी के साथ है, आप बॉडी को जितना वार्म करेंगे वो उतनी ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन उसका बढ़ते जाएगा, और आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहेंगे जिस बॉडी पार्ट की, वो आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए हम वार्म अप करते हैं। अब हम बात करते हैं वार्म अप की। वार्म अप भी तो 2 तरह का होता है। पहला होता है जनरल वार्म अप और दूसरा होता है स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो लेमैन है, लेमैन मतलब जो अभी एक्सरसाइज स्पोर्ट्समैन नहीं है, नॉर्मल आदमी जो है, तो उसको जनरल वार्म अप करना चाहिए कोई भी टास्क करने से पहले, क्योंकि उसे कोई दूसरा करनी है। जैसे मैं एथलीट की हूँ या योग की हूँ, वॉलीबॉलर हूँ या बास्केटबॉलर हूँ, तो पहले मैं कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस करूंगी, अपने बॉडी को कंडीशनड करूंगी उस पोजीशन में जाने के लिए जिसको मुझे परफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना है, बॉडी को कंडीशन करना है। कैसे? वार्म अप से। तो वार्म अप जब हम करेंगे तो एक जनरल वार्म अप करने के बाद अब हम स्पेसिफिक वार्म अप में जाएंगे। उस स्पेसिफिक वार्म अप में हम क्या करेंगे कि हमारा जो मेन एक्टिविटी है हम उस पर चले गए, कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है तो मैंने जनरल वार्म अप किया, कंडीशनिंग। अब मैं बास्केटबॉल खेलने चली गई बास्केटबॉल कोर्ट पे, तो जो मैं वो मेन एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ वो क्या है, आपका स्पेसिफिक वार्म अप है या वो स्पेसिफिक टास्क है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि हमें किस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो मैं अभी आपको आज जनरल वार्मिंग अप की एक्सरसाइजेस बताऊंगी, क्योंकि कल हमें आसन पे चर्चा करनी है और हमें आसन परफॉर्म करना है। तो हमें पहले से वार्म अप की एक्टिविटीज करके अपने बॉडी को वार्म करना होगा, ताकि मैं कल आऊं तो सीधे आपको आसन बता सकूं। इसलिए आज मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं वार्म अप का, कि किस तरह से आपको वार्म अप परफॉर्म करना है। अगर मैं आप लोगों को विजिबल नहीं होंगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि ऑडिबल हो सकता है कि नहीं हो पाऊँ बहुत ज़्यादा। मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ तो थोड़ी दूर हो जाऊंगी, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
पहले जब आप आ जाते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं और आपको जाना है ग्राउंड पे या फिर आपको जाना है वार्म अप एक्टिविटीज करने। आवाज आ रही है क्या? तो सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइजेज होती है मैं उसको बताती हूँ, वो होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। क्योंकि अभी हम बिस्तर से आए हैं और हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, तो हम इसे कैट स्ट्रेच बोलते हैं। जो पहला स्ट्रेच हम करते हैं, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। आपने देखा होगा, मुझे बीच बीच में आके बोलना पड़ेगा, आपने देखा होगा जैसे बिल्ली जो होती है अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करती है, देखा है ना किस तरह से स्ट्रेच करती है। तो हम भी जब बिस्तर से आएंगे तो पहले क्या करेंगे, कैट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे कि जैसे कैट स्ट्रेच करने के बाद वो कितने स्पीड में भागती है, कितनी एनर्जी आ जाती है उसके पास, तो हमें भी वो एजिलिटी और वो एनर्जी अपने अंदर लानी है। तो मैं अभी आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताती हूँ थोड़ी। तो आप ये कैट स्ट्रेच कर सकते हैं, इस तरह पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए, आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद आपने आपकी शोल्डर्स को करना है स्ट्रेच, वो देखिए किस तरह से स्ट्रेच करना है। आपने ये शोल्डर उठाया, पीछे हाथ की पोजीशन ये रहेगी और आगे से इसको आपको इस तरह से प्रेशर देके स्ट्रेच करना है। ये आपकी शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है। ओके, ऑडियो कम आ रहा है शिखा मैम, मैं आपका मैसेज पढ़ सकती हूँ और इतना लंबा ईयरफोन नहीं है कि मैं इसको यूज कर पाऊँ। कोशिश करती हूँ कि आवाज जाए, मैं और तेज बोलूँ। किया और कोशिश करना है कि आप जो भी एक्सरसाइजेस करें तो हेलो, मैंने अभी जो एक्सरसाइज बताई वो कैट स्ट्रेचिंग थी। पहली जो थी कैट स्ट्रेचिंग थी, जो हम कैट की तरह स्ट्रेच कर रहे थे अपने आप को एनर्जी मिलाने के लिए। दूसरी मैंने की थी आपको शोल्डर की स्ट्रेचिंग की थी। आपको ध्यान देना है कि आप जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, उसको कम से कम 8 सेकेंड मेंटेन करके रखना है उस पोस्चर को। 8 सेकेंड तक उस बॉडी पोस्चर को आप बनाए रखेंगे, इफेक्ट तभी पड़ेगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे। तो जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें तो उसको 8 सेकेंड्स मिनिमम। अब ये आप पोजीशन देख सकते हैं, इस तरह से अपने हाथों को, अपने पाम को स्ट्रेच करना है। वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, बट आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। इस तरह से आप अपने नी को स्ट्रेच करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है आपका, ये डाउन को होना चाहिए, टुवर्ड्स ग्राउंड। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ना इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। इसको भी ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, इसको भी स्ट्रेच किया है, इस तरह नहीं किया है, ये स्ट्रेच रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डाउन। इस तरह से हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करी। वन 2 3 4 5 6 7 8। फोन उठा लीजिए, आवाज नहीं जा रही मेरी। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज जाएगी और आप सुन सके मेरी आवाज को। इसी तरह से हम दूसरे पैर को भी परफॉर्म करेंगे 8 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डाउन। अभी आपको आवाज जा रही होगी, मैं ऐसा होप कर रही हूँ। अब मैं परफॉर्म करती हूँ
ये लास्ट स्ट्रेचिंग है हमारी। ग्राउंड को छूना है, झुकाइए थोड़ा इस तरह से, फिर आप आ जाइए। अगेन आपने ग्राउंड को छूना है और आप आ जाइए, ठीक है। तो ये हमारी थी कि जब हम बेड से सो के उठते हैं और ग्राउंड के लिए जाते हैं, तो ये बेसिकली एक्सरसाइजेस थी जो एनर्जी बॉडी में किए कि बॉडी हमारी जो है एनर्जी आ जाए, और हमने किया कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर रही हूँ, आप इसको या 30 मिनट्स आप इसी स्पीड में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कि आप बहुत स्पीडी हो जाएं, आप धीरे धीरे शुरू करें। अगर आपसे 20 मिनट्स नहीं हो पा रहा है तो मैं कहती हूँ आप 5 मिनट्स से स्टार्टिंग करें, कि फर्स्ट डे आप 5 मिनट्स करें, उन 3 डेज इसको कंटिन्यू करें, 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आफ्टर 3 डेज आप उसको 10 मिनट्स कर लीजिए, 7 मिनट्स कर लीजिए। 5 से 7 हो गए, अब 3 डेज उसको कंटिन्यू कर लीजिए। आफ्टर 3 डेज आप उसको 10 मिनट्स से 15 मिनट्स कर लीजिए। इस तरह आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपके शरीर है, आपके साथ है, ये कहीं नहीं जाएगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह स्पॉट रनिंग करके। और जिसको फैट रिड्यूस करना है वो इस बात का ध्यान रखेगा, 45 मिनट्स, डोंट फॉरगेट 45 मिनट्स फॉर फैट रिड्यूस। बॉडी मेंटेनेंस के लिए 30 मिनट्स 20 मिनट्स चल जाएगा, ठीक है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। अब आप इसको कर सकते हैं 20 मिनट्स, फिर आप इसको ट्विस्टिंग जंप कर सकते हैं। पैर दिखाइए इस तरह से, देखिए मेरे पैर ये ट्विस्ट हो रहे हैं। ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जंपिंग जैक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइक ये सारी वार्म अप की एक्सरसाइजेस हैं। इसको आप स्पीड में कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, मैं इसको और भी स्पीड में कर सकती हूँ। अभी परफॉर्म करके दिखाती हूँ, तो आप भी इसको बहुत स्पीड में कर सकते हैं। और स्पीड में ही करेंगे तभी फैट बर्न होगा, क्योंकि जितनी स्वेटिंग होगी उतना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। देखिए मैं कितना फास्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह एक बार पैरों की पोजीशन देख लीजिए। पैर मैंने ये किया, ये, और जब फ्रंट ले जाती हूँ तो पैरों की पोजीशन ये होती है। फिर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, शिखा मैम आपका मैसेज मैंने देखा। पेट और पेट अंदर करने की एक्सरसाइज बताना है, ठीक है। मुझे लगता है पेट अंदर करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कमर को पतली करना और थाई को शेप में करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आपके बैक पेन होने लगता है। एज बढ़ती है, बैक पेन होता है और नी पेन होता है। पेट अंदर करने की एक्सरसाइज पूछ रही हूँ, सीखा बस लगा दी। अब इस तरह से मैं अभी आपको जंपिंग जैक्स एक्सरसाइज बता रही थी। एक और एक्सरसाइज है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जंप करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको अपने दोनों घुटने को जंप करके और चेस्ट पे टच कराना है। अगर आपसे परफॉर्म नहीं होता है तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसको बीपी हाई की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज बताती हूँ। आफ्टर वार्म अप आपने 30 मिनट्स स्पॉट रनिंग कर ली, जंपिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, हम शुरू करते हैं निचले बॉडी पार्ट से कि किस तरह एक्सरसाइजेस करनी है। आपने अपना एंकल उठाना है और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को हम एंकल एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8। अब दूसरे पैर की ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह हमने 8 टाइम्स क्लॉकवाइज और 8 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने एंकल को रोटेट किया है। अब इसको स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई हमारी एंकल की एक्सरसाइजेस। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं अपने हाथों से उसकी पोजीशन बता देती हूँ। आपका ये एंकल है, आपने इसको डाउन देन अप डाउन अप इस तरह 8 टाइम्स किया। अब इसी को आप साइड वर्ड में करेंगे कि अगर आपका ये एंकल है तो 1 2 3 4 इस तरह से 8 टाइम्स आप करेंगे। ठीक है। शिखा में वेट ज्यादा है इसलिए धम की आवाज आ रही होगी। और अब स्ट्रेचिंग करते हैं इस तरह से एंकल की। ठीक है। फिर इनवर्ड स्ट्रेचिंग करेंगे, देन आउटवर्ड स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम कर रहे हैं लेंजिंग एक्सरसाइजेस। फॉरवर्ड लेंजिंग है ये। पैर की पोजीशन दिखा दीजिए। पैरों की पोजीशन एक बार देख लीजिए। मैंने क्या किया है, मैं ये खड़ी हूं, मैं रोटेट होके इस साइड आ गई, एक साइड को आ गई क्योंकि ये साइडवर्ड लेंजिंग है। मेरे एंकल, मेरे टोज जो हैं वो दोनों फॉरवर्ड हैं। जिधर मेरा फेस है उधर ही मेरे दोनों पैर डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। अब मैं घुटनों के बल आ गई। पूरा बॉडी वेट देखिए किस पे है मेरा, इस लेग पे। और जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप दोनों स्ट्रेच हो रही हैं। ग्लूटियस मसल्स भी हमारी स्ट्रेच हो रही है। और लेंजिंग को हम 8 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेम आप चेंज कर दीजिए डायरेक्शन और आप अब आपको पैर दिख रहे होंगे मेरे साफ साफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी होगी लेंजिंग पोजीशन। परफॉर्म करना है बेंडिंग। कोशिश करना है आप ग्राउंड को टच कर लें। अगर नहीं टच हो रहा है आप जितना जाती हैं उतना जाइए, ज्यादा मत करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 1 2 4 5 6 7 8। ये रही आपकी लेग्स की एक्सरसाइजेस। अब आते हैं हम वेस्ट पे, इसको रोटेट करेंगे। 1 फुल रोटेशन नहीं करेंगे क्योंकि बैन है। स्पाइनल कॉर्ड में जो भी नर्व्स होती हैं हमारी वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, उसकी वजह से हम फुल रोटेशन अवॉइड करते हैं। हमें हाफ रोटेशन करना है। 1 नहीं तो कहाँ फिनिश? हाथ कैसे लगा, हम तुझसे डर रही हैं, थक गई हैं। अब इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3। आपने ये क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। 1 2 बैक की कर लिया, ये भी 8 टाइम्स करेंगे। देन साइडवर्ड लेंजिंग, साइडवर्ड बेंडिंग। आप ये बेंडिंग कर सकते हैं 8 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ध्यान रखेंगे कि कहीं भी मेरा नी मेरा बेंड नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ना हाथ की एल्बो बेंड है, जिससे मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही थी। इस हाथ की एल्बो बेंड है, इस हाथ की एल्बो बेंड नहीं है। अब दूसरे साइड इसको परफॉर्म करेंगे। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। घुटने की एक्सरसाइज भूल गए थे, वो जरूर करिएगा। आपको अपने टोज पे आ जाना है। देखिए पहले आप खड़े हैं, टोज पे आ जाइए, देन हाथों को आगे करके और 90 डिग्री बनानी है। बॉडी इस तरह नहीं होनी चाहिए,
बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसको मेंटेन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आ जाते हैं, चेंज करते हैं एक्सरसाइज। चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या करना है, देखिए बॉडी को अपने स्ट्रेच करना है, पूरे बैक साइड को, ये पूरी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। पैरों की पोजीशन ये है और ये स्ट्रेच करना है आपको, ठीक है। तो आपके जो साइड में जो मसल्स होती हैं, जो साइड में हो गए हैं, ये बर्न होते हैं इस एक्सरसाइज को करने से। जो यहाँ पे आपके फैट्स आ जाते हैं। चेंज करते एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6। इसमें पोजीशन देख लीजिए क्या है, पैरों की और हाथों की। ये ट्विस्टिंग करना है हमें, जिससे जो भी फैट यहाँ पे हो ये रिड्यूस हो जाए। या आपने ट्विस्ट किया और देखना है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं हैंड रोटेशन पे, ठीक है। मैं आपको जनरल ये एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। मेन टास्क की मेन आसन कल बताऊंगी, तो आपकी जो भी क्वेरी है वो कल आप देख लीजिएगा। ये आपके हैंड रोटेशन 1 2 3 4 5। ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये मुड़ना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें इसको आप इस तरह बैक साइड में परफॉर्म कर सकते हैं। और नाउ हैंड चेंज, ये कर लिया। देन एंटी क्लॉकवाइज, अब ये है बोथ हैंड किया हमने, और बैक साइड, ठीक है। और अगर आपको आती हो तो ये अल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक हाथ आगे और एक पीछे। ध्यान दीजिएगा, ये कर सकते हैं आप अगर आपसे हो जाए। ये है कोऑर्डिनेशन पावर आपकी, हैंड और माइंड का जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, उसके हिसाब से ये हो जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं शोल्डर रोटेशन। शोल्डर को अपने रोटेट करना है। शोल्डर रोटेशन इसी तरह आप इसको बैक साइड में कर लेंगे। शोल्डर रोटेट, पकड़ेंगे तो पकड़ लीजिएगा, अजीब होता है। बाबू टिकट भेजा है। हाथ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था शोल्डर रोटेशन। अब हमें कैसे पंछियों की तरह उड़ना है, देखिए उड़ना है, बहुत दूर जाना है उड़ के। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं खुद से, और रास्ते भी बनाने हैं। तो आपको इस तरह उड़ उड़ के एक्सरसाइजेस करनी है। और हमेशा जब भी एक्सरसाइजेस करें रिलैक्स रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ताकि आपको खुद भी अच्छा लगे कि आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप रिलैक्स हैं। टेंशन नहीं देना है बॉडी में। अब आते हैं हम, ये आपने रिस्ट रोटेशन करना है। रिस्ट रोटेशन में क्या है, फिर से आप वही 8 टाइम्स क्लॉकवाइज, 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इसको परफॉर्म करें। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पाम्स की। ये आपने स्ट्रेच किया इसको आप, एंड ये डाउन 8 सेकेंड्स की वही आप काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड नाउ हैंड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8। and this one upward stretching 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपकी रही कुछ एक्सरसाइजेस इस तरह। अब अपने जितने फिंगर्स हैं, फिंगर्स को भी एक्सरसाइज करना है, ताकि इनके अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से जाए, फिंगर्स भी आपका काम करें। तो ये रही आपके फिंगर्स की एक्सरसाइजेस। अब आते हैं हम सर पे। गर्दन की एक्सरसाइज है, साइडवर्ड आपको मूवमेंट करना है। देन फिर से आप यहाँ आ जाएंगे सेंटर में, अगेन अदर साइड,
इसको भी मैं काउंटिंग में करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह आप अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें रोटेशन करना है। रोटेशन आप फुल अवॉइड करिएगा क्योंकि उस पर भी बैन है। आप हाफ रोटेशन करिएगा क्योंकि यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है तो उसमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें परफॉर्म करना है नेक रोटेशन। तो मैं हाफ रोटेशन कर रही, पहले मैं बैकवर्ड रोटेशन करूंगी, देन फॉरवर्ड रोटेशन करूंगी। जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो, कहीं नेक में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करिएगा या बहुत धीरे करिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जब भी इस एक्सरसाइज को करिएगा तो ध्यान रखिएगा आपकी आंखें जो है ना वो ओपन होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए। अगर आप आंख बंद करके इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको चक्कर आ सकता है, ठीक है। तो आप फेंटिंग फील कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप अपनी आंखों को खोल के रखिए और जिस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं पूरा कंसंट्रेशन आपका उसी पे होना चाहिए। अब मैं फॉरवर्ड करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये रही आपकी नेक की एक्सरसाइजेस। अब आते हैं ब्रेन की जो भी आंखों के पास जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं, जो ऑडिबल नर्व्स हैं, सबको हमें प्रेस करना है। ठीक है। और नहीं अब बैठ जाइए। हाँ, इसके बाद यहाँ के नर्व्स को प्रेस करेंगे। ये प्रेस क्यों केयर कर रहे हैं कि बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रेस के बाद फिर जाए और अच्छे से आपके माइंड में, आपकी आंखों में, हर जगह पहुँचे। और देन अगेन हम पीछे इसी तरह प्रेस करते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं और थोड़ी सी आंखें भी घुमा लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ सेशन में और उसकी वजह थी कि फ़ोन है और एक्सरसाइज भी करना है और उसको बताना भी है, तो प्रॉब्लम होनी तो जायज़ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी जो एक्सरसाइज बताई है, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको डेली करना है क्योंकि ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप सभी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर सॉरी नेटवर्क चला गया, शायद बारिश की वजह से नेटवर्क थोड़ा वीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं, ये कोई मैंने वेट लॉस के लिए या किसी चीज़ के लिए स्पेशली एक्सरसाइज नहीं बताई है, ये मैंने फिटनेस के लिए और बॉडी मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेज बताई हैं आपको कि आपको इन एक्सरसाइजेस को करके कैसे खुद को अपडेट रखना है, मेंटेन रखना है। और ये हर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करता है क्योंकि ये जनरल एक्सरसाइजेज हैं। और कल आप इन एक्सरसाइजेस को करके मेरे आने से पहले अगर आप इसको करे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि मैं सीधे आसनों पे जा सकूंगी। और आपकी जो क्वेरीज आज आ रही हैं कि आपको पेट अंदर करना है, आपको थाइस टोन अप करनी है, आपको अपनी कमर टोन अप करनी है, तो कल मैं स्पेशली उसके लिए एक्सरसाइजेस बताऊंगी क्योंकि आसन ये तो हमारी जनरल एक्सरसाइजेस थी। और कल जब हम आसन परफॉर्म करने जाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरह के वार्म अप होते हैं, एक जनरल वार्म अप होता है और एक स्पेसिफिक वार्म अप होता है। तो आज ये जो मेरा सेशन था, आपने देखा होगा शेड्यूल में मैंने लिखा है वार्म अप है, तो ये जनरल वार्म अप मैंने आपको बताया है आज। कल जब हम परफॉर्म करेंगे आसन को तो हम स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे जिससे हम अपनी बॉडी को आसन के लिए तैयार करेंगे कि किस तरह हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है, ताकि हम सब मिल करके कल के आसन को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल आप लाइट ब्रेकफास्ट लें, जो मैं कल बोलना भूल गई थी, क्योंकि आप जब भी आसन प्राणायाम कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो कम से कम खाने में और इसके बीच में आधे घंटे का गैप होना 4 आवर्स का गैप होना चाहिए।
4 घंटे बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। मैं सचिदानंद जी, आपका मैसेज आया है वेट लॉस का कि आपको वेट लूज करना है। तो मैंने वेट लूज के लिए कोई एक्सरसाइज मतलब स्पेशल एक्सरसाइज नहीं बताई है। मैंने वेट लूज के लिए सिर्फ इतना बताया है कि आपने जो भी एक्सरसाइज या आपने जो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स मैंने जो रनिंग बताई थी, तो उसको आप 45 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन ले जाएं। और एक और आपको की बताती हूँ मैं कि अगर आपसे कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं हो सकती है, दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है कि थोड़े से शुरू करना है। आप 1 हफ्ते तक करिए, थोड़ा करिए। शुरू कितना राउंड करना है? ओके, आप लोगों की क्वेरीज आ रही है कि कितने राउंड करने हैं, मैं बता लेती हूँ, फिर आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करती हूँ। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपको वेट लॉस करना है, तो आप जो भी एक्सरसाइज एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं 45 मिनट के बाद तक आप 1 घंटे 1.25 घंटे करिए, तभी आपका वेट लॉस होगा। जितना आपका स्वेटिंग होगा उतना आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो आपको शिवानंद, शायद आपने ही पूछा था, तो आपको यही करना है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। और आपने पूछा था कितने राउंड करना है, एक बच्चे की क्वेरी आई थी कितने राउंड करना है। अब शुभम, जितने राउंड अभी मैंने किया आप इतना ही करिए, क्योंकि ये जनरल वार्म अप है, इसमें राउंड ज़्यादा नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हैं उसे कम से कम 8 सेकेंड्स तक उसको मेंटेन करना है, आपको ये ध्यान देना है। और जब आप जिस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस बॉडी पार्ट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उस बॉडी पार्ट पे होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं नेक की अगर नेक स्ट्रेचिंग कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान नेक पे होना चाहिए, ना कि पैरों पे और खाने पे और कपड़ों पे और घूमने पे। अगर जहां ध्यान रहेगा तो उसी तरह से यहाँ हमारी एक्सरसाइज पे भी इफेक्ट उतना ही पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप जितना एक्सरसाइज तभी इफेक्टिव होगी जब आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे। मैं आपको कल पेट की और जो भी एक्सरसाइजेस आप क्वेरीज में पहले ही मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन फिर से आपसे बोलती हूँ कि आपको कल ब्रेकफास्ट कम करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा सेशन और पहले हो योगा का, तो आप ये भी मुझे बोल दीजिए। जैसे शिखा मैम ने बोला कि योग का सेशन पहले करिए, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं सेशन पहले करूँ। अगर आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या था कि वर्कशॉप का जो टाइम था वो 10 to 11 रखा था मैंने, उसकी वजह से मैं इसी टाइम आज भी एक्सरसाइज की। तो अगर आपको 10 to 11 मेंटेन करना है टाइम, तो आप लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, 6-7 बजे कर लेंगे, तो आराम से इतने टाइम तक आप डाइजेस्ट कर लेंगे, तो आप आसन कर सकते हैं। और नहीं तो सुबह करना होगा तो आप मुझे मैसेंजर में इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर वॉल पे लिख सकते हैं, कहीं से भी मुझे मैसेज, लेकिन सबका मैसेज होना चाहिए और सबको कन्वे होना चाहिए। ये ना हो कि मैं 7 बजे आ गई एक्सरसाइज कराने और यहाँ पे कोई प्रेजेंट ही ना हो पाया, तो फिर मेरे पढ़ाने का या एक्सरसाइज बताने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर जानती हूँ कि आप सब मुझसे आज इसलिए जुड़े हैं कि बहुतों को फैट कम करना है, पेट कम करना है, वरना आप मुझे बैठ के इस तरह नहीं सुनते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सब एक मत होकर के मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको पहले सेशन चाहिए तो मैं पहले सेशन कर लूँगी। कल आप प्रॉपर अपने ड्रेस में रहिएगा, ताकि आप मेरे साथ परफॉर्म करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तभी आप ज़्यादा सीखेंगे। बैठ के देख के नहीं सीख पाएंगे। मैं भी तो परफॉर्म कर रही हूँ, आपको लेक्चर भी डिलीवर कर रही हूँ। थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि फ़ोन प्लेस करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको भी आएंगी। पर आप मुझे मैसेज करके गुड मॉर्निंग करने के बाद आप मेरी एक्सरसाइजेज मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको देख तो नहीं सकती, बट आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने परफॉर्म किया। आप मैसेज मुझे बाद में भी डाल सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहता है। तो आशा करती हूँ कल आप अपने शो के साथ तैयार रहेंगे। और कल का सेशन क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है फिट रहने के लिए, और हमें 21 की तैयारी जोर शोर से करनी है, ताकि हम बहुत अच्छे से अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना सकें और अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।